वनिकम वंदनों स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, 2025 हमारा शुरू हो चुका है। और मैं बता दूँ जैसे कि अभी लास्ट वीक जो 2024 का था उसमें काफ़ी न्यूज़ेस हमने कवर नहीं करे। वीक कम नियरली एक वीक लास्ट वीक जो था, और कुछ बिज़ी की वजह से, स्केड्यूल बिज़ी की वजह से मैं नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब जो है 2025 से हम रेगुलर डेली के बेसिस पे ही जो आर्टिकल्स हैं वो कवर करेंगे। जैसे हमने 2024 में हमने शुरू किया था कि डेली जो न्यूज़ आते रहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और उससे पहले नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो उसमें हर साल रेजोल्यूशन हम लेते ही हैं। तो इस साल भी आप एक रेजोल्यूशन कुछ ना कुछ तो आपने लिया होगा अपने पर्सनल लाइफ के लिए। लेकिन मैं आपको एक ज़रूर ये चीज़ बोलूँगी कि अपने गोल और अच्छी अपने ड्रीम से रिलेटेड एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। हार्ड वर्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्मार्ट वर्क है। स्पेशली इस एग्ज़ाम्स में तो बहुत लोग आपको डिमोरलाइज़ करने वाले मिल जाएंगे कि बी स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो इसलिए शायद कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में लूप होल है। बट एट दी एंड आपका जो हार्ड वर्क है ना, वही कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क का रास्ता निकालता है। क्योंकि हार्ड वर्क से ही आप ये पहचान पाते हो कि आप गलती कर कहाँ रहे हो। क्योंकि ज़्यादा स्मार्ट वर्क हमेशा शॉर्टकट को लेके जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो इस साल की शुरुआत अब अच्छे से करिएगा। ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे से रहेंगे आगे भी। और बी पॉजिटिव, कोई भी कुछ भी बोले अपने काम करते रहिए। और एग्ज़ाम भी आने वाला है, 25 मई को एग्ज़ाम है। और आई थिंक फेब के फर्स्ट वीक तक हमारा जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी का, देखो अब एज के चेंजेस की बात तो चल रही है, बाकी क्या होता है फाइनल अभी नहीं हुआ है। और बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। और प्रीलिम्स आने वाला है, तो अब आपको अपना ट्रैक चेंज कर लेना है। अगर आप सिर्फ मेंस की तैयारी कर रहे थे तो अब आपको प्री का जो है बिल्कुल हाफ में टाइम दे देना चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए 10 घंटे पूरे दिन में पढ़ रहे थे, 8 घंटे पूरे पढ़ रहे थे, तो कम से कम 2 से 3 घंटे अब आपको प्री में दे देना चाहिए अभी से, ताकि आप फेब और मार्च तक आते आते मेंस मत छोड़िएगा, मेंस रखिएगा अपने साथ, लेकिन प्री की तैयारी अब शुरू कर दीजिएगा हल्का हल्का। कि हाँ बस दिन में 2 घंटे कम से कम आप सी सेट को लेकर, प्रीलिम्स को लेकर, जो भी जीएस है, पीवाईक्यू हैं, उनको सॉल्व करते रहिएगा। और फेब के बाद तो फिर पूरा आपका जो मार्च, अप्रैल और जो मई का टाइम होता है वो एकदम पीक होता है। उस समय आपको फिर बहुत ज़्यादा हैपेजाइट फील होता है। तो इसलिए आप धीरे धीरे अभी से शुरू कर देंगे, उस माइंडसेट में आ जाएंगे, उस मोड में आ जाएंगे कि हाँ अब एग्ज़ाम आ गया है, 25 हमारा दूर नहीं है। तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जैसे अगर आप में से कोई पुराने अटेम्प्टर हैं, जैसे पहले अटेम्प्ट किया है, तो आप प्लीज़ एक बार लास्ट ईयर जो आपने अटेम्प्ट किया उसको याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में क्या गड़बड़ी करी थी। कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम हॉल में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता और पूरा साल जाता है तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं। या फिर जैसे 2-3 दिन पहले या फिर उससे पहले हमने रिवीजन नहीं किया, या क्या कमियां हो सकती हैं कि लास्ट टाइम पे हमारा पूरा सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज़ नहीं हो पाता, या हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, या फिर हमें थोड़ी एंजाइटी फील होती है। जो भी चीज़ आपको फील हुआ होगा, है ना, उस पर वर्क कीजिएगा अभी से ही। आपके पास अभी है काफ़ी अच्छा खासा एक टाइम है। ठीक है भी और नहीं भी, ये दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि जितने रफ्तार से टाइम भागेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो फ्रेशर है उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ ये चीज़, धीरे धीरे अभी से आप अपने कॉन्फिडेंस में लाइए अपने आप को। क्योंकि क्या होता है ना, आप देखना आप में से बहुत सारे लोग होंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा ना फेब के बाद, मार्च में आते आते आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार प्रिपेयर तो हुआ नहीं, अभी मेरा हिस्ट्री रिवाइज़ नहीं हुआ, जोग्राफी रिवाइज़ नहीं हुआ, इन्वायरमेंट बाकी है, समथिंग कुछ ना कुछ माइंड आपको ऐसा रिप्रेजेंट करेगा कि जैसे कि अब इस साल छोड़ते हैं और नेक्स्ट ईयर दे देते हैं, कोई बात नहीं इस साल प्रिपेयर नहीं हुआ। तो ये सबके साथ होता है, और मैं अभी से बता रही हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ही देखना माइंडसेट आपका खुद का सबके साथ होता है, चेंज होगा, है ना। तो थोड़ा सा हिम्मत रखिएगा, करते रहिएगा प्रिपरेशन। ऐसे सबको फील होता है, आप अकेले नहीं हो इस वॉर में, इस जंग में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के डेट को। 1 जनवरी है, वेडनेसडे है, इस साल का वीक वेडनेसडे शुरू होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो देखिए ऐसा आर्टिकल है नहीं इतना, लेकिन हाँ 2-3 आर्टिकल्स हैं क्योंकि न्यू ईयर है। तो अब क्या होता है कि मेनली आज और कल ना, 1 तारीख और 2 तारीख को मेनली रीकैप होता है सारे न्यूज़ेस जितने भी पूरे साल रहे, हमने क्या इकोनॉमी में, जीडीपी में ग्रोथ करी, वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या वॉर्स हुए थे, है ना, किस किस कंट्री का क्या इलेक्शंस हुआ था, क्या रिजल्ट आया बड़े लेवल पे, वो चीज़ें
अभी 1-2 दिन वही आर्टिकल्स आएँगे, आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब जो है आज आर्टिकल है इसरो के बारे में। एक आर्टिकल आया है अभी रिसेंटली। क्या हुआ है, इसरो ने अपना स्पेस एक्स जो है अभी मंडे को लॉन्च किया है। कंट्री का पहला स्पेस डॉकिंग मिशन है, ठीक है। ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है इसरो के साइंटिस्ट के लिए, और इन्होंने अपनी जो स्पेस एजेंसी की एक्सपर्टीज़ है वो दिखाई है कि इंडिया अब जो है यूएसए और रशिया के बाद एक प्रोमिनेंट नेशंस हो गया है स्पेस मिशंस के लिए। एक्चुअली हमारा मेन टारगेट पता क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का काम है। अभी तक हमारा नहीं है इंडिया का, बाकी नेशंस का, यूएसए का है, रशिया का है, चाइना का है। इंडिया का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं है, उस पर अब हमें काम करना है। इसके अलावा अभी हम 2014 में मार्स में भी गए। अभी रिसेंटली हमने मून के एम्बिशन को भी लिया था। अभी चंद्रयान 3 आदित्य 1 2023 जो है, अभी लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी था जो स्पेशली पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरे वेव्स के लिए हमने भेजा, ठीक है। इसके अलावा अभी जो है वीनस के लिए हम भेज रहे हैं अब आने वाले टाइम पे, कि वीनस का जो सरफेस और एटमॉस्फेयर है वो कैसे कैसे काम करता है। इसके अलावा चंद्रयान 4 जो मेनली सॉइल और रॉक सैंपल कलेक्ट करेगा मून से, कि अर्थ की तरह जैसे मून का जो बैक होता है जो सिमिलर है ब्रिंगिंग देम बैक टू अर्थ की, जो मून है जहाँ चीज़ें कलेक्ट नहीं करी गई अभी तक, है ना, उसको लेने का जो है अगर नेक्स्ट ईयर जो है टारगेट है। तो इस तरीके से अभी पिछले कुछ टाइम से इसरो जो है बहुत ही फिनोमिनल काम कर रहा है अपने स्पेस एजेंसी में, ठीक है। तो दैट मीन्स ये है कि यूएसए, रशिया और चाइना के बाद प्रोमिनेंट अगर किसी की स्पेस एजेंसी है तो आप फ्रीक्वेंटली बिना हेजिटेट हुए इंडिया का इसरो का नाम ले सकते हो। तो ये इट्स वेरी प्राउडफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। तो और इसके अलावा 2028 तक जो है कहीं ना कहीं स्पेस डेक्स की जो है बात चल रही है कि अब जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है बन जाएगा आने वाले 5 साल के अंदर, ठीक है। 3 से 5 साल के बीच में, ठीक है। तो ठीक है, तो इस पे एक आर्टिकल है। तो होप सो अब मेंस में देखिए प्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो रिसेंटली जो भी PSLV जो भी मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से सैटेलाइट हैं, और ये लोअर ऑर्बिट के लिए ऑर्बिट के लिए भेजा गया है जो स्पार्डेक्स है। ये कंट्री का पहला स्पेस डॉकिंग मिशन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ सकता है क्या इससे पहले, या फिर ये पूछ लेगा कि यूएसए, रशिया, मतलब इसके इंडिया ही पहला ऐसा नेशन है वर्ल्ड लेवल पे जो स्पार्डेक्स के लिए इसने मिशन भेजा है। तो ये गलत है क्योंकि यूएसए और रशिया, चाइना भेज चुका है, 4th कंट्री हम बनने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे फैक्ट्स हैं इस पर। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल आइडिया पेज से एक आर्टिकल हमारा इकोनॉमी के बारे में है ओवरऑल, कि पिछले साल अभी देखिए नो डाउट हमारा अभी जो है 1 महीने बाद फेब के फर्स्ट वीक में हमें बजट मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगी, जिसमें पूरे साल का क्या क्या हमने लास्ट ईयर किया, आने वाले टाइम के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, न्यू पॉलिसीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल 5 मूवर्स के बारे में बताया है जिसने मेनली हमारे इंडियन इकोनॉमी के मार्केट को रन किया है, ठीक है। चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए हों, अब जैसे इलेक्शंस होना यूएसए में, यूक्रेन रशिया का वॉर होना, ठीक है, या फिर ईरान में हजबुल्ला का अटैक होना, या फिर इज़राइल पैलेस्टीन के वजह से जो है कहीं ना कहीं ग्लोबली जो कहीं ना कहीं एक अप एंड डाउन्स बना हुआ था, उसके बावजूद भी जो है इंडिया के मार्केट का रन होना किस किस बेसिस पे क्या है वो ओवरऑल यहाँ पे कुछ बताया गया। ग्लिम्स है, मैंने बोला ना आपको कि 1-2 दिन तक क्या होगा, ग्लिम्स बताएंगे ये मेनली जितने भी आर्टिकल्स आएंगे कि पिछले साल आपका रिवाइंड क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि पिछले अगर आप 5 साल से 2020 कोविड से लेकर अगर आप 2024 तक का नियरली देखोगे तो काफ़ी पहले से एक जो एक्सेप्शनली जो इकॉनमी है वो मूव हुई है। लेकिन अगर आप बात करोगे जैसे कि PSU की, बैंक टेलीकॉम की, ऑयल मार्केट की, तो यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा इनको जो है जंप मिला है इस फील्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे इसके अलावा जैसे कि स्टॉक मार्केट्स के, है ना, उनके ट्रेडिंग के, उनके फ्लोटिंग के, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला है। और जैसे अभी आपको पता होगा रिसेंटली कुछ टाइम पहले RBI की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने बोला नियरली 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास के लोगों का जो शेयर्स है वो IPOs में इन्वेस्ट करके काफ़ी लॉस फेस करना पड़ा था, है ना। तो वो चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट जो है बताई जा रही है। और वो चीज़ ये भी बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट भी है कि आने वाला टाइम भी शेयर्स में, IPOs में ऐसा कुछ खास हायर वैल्यूज़ या वैल्यूएशन नहीं करेगा
रहेगा कंपनीज़ के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात है कि शेयर मार्केट्स, इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है इन्वेस्टर्स का। और वो इसका बहुत बड़ा रीज़न, जैसे कि यूएसए में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना, क्योंकि यूएसए की कंपनीज़ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जब रिटर्न में देती हैं तो क्या होता है कि इंटरनेशनल से जो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अपना फ़ायदा देखेंगे, तो वो इंडिया से यूएसए में जाके इन्वेस्ट कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है, बता रहे हैं कि अभी क्या है, इंडिया के ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस है जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि इंडिया एक वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इकॉनमी है अभी, है ना, और मिड सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में ये होने वाला है। तो यहाँ पे इसलिए इस पे उम्मीद है। और यहाँ पे अभी रिसेंटली कुछ गवर्नमेंट्स के द्वारा जो फ्लेक्सिबल लेबर लॉज हो गए या नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए रिफॉर्म्स हो गई, है ना, कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत तेज़ी से चेंज की जा रही हैं। लेकिन फिर भी राइटर यहाँ पे जो है एक अवेयरनेस बता रहे हैं कि इंडिया के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी बूढ़ी होती जा रही है ना, क्योंकि एज आपका जो 15 से 49 की जो यंग एज है, जो वर्किंग एज है, वो अभी एवरेज कम से कम 60 से 70% तो आपकी यंग एज में है, जिसकी उम्र जो है कम से कम 15 से 25 के बीच या 30 के बीच तक है। मेजरली 60 to 70% पॉपुलेशन ऑफ योर कंट्री, राइट। तो वो जो है बूढ़ी होने से पहले आपके पास नियरली आपके पास 20 से 25 साल का ही टेन्योर है कंट्री के पास, जो एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है अपनी इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पे ले जाने का, ठीक है। और उसी टाइम पे जो है यहाँ पे वर्ल्ड भी बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो रहा है, क्योंकि बता रहे हैं राइटर कि ग्लोबलाइजेशन से वर्ल्ड प्रोटेक्शनिज्म की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स जहाँ ग्लोबली आप ओपन मार्केट, फ्री ट्रेड जैसी चीज़ें थी, वो चीज़ें आप कन्वर्ट होकर प्रोटेक्शनिज्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएसए फर्स्ट जैसे थ्योरीज, है ना, यूरोपियन फर्स्ट की ये नेशंस अपने आप को पहले रख रही हैं, है ना, डेवलपिंग नेशन से ज़्यादा अपने कंट्रीज़ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो सिटीजन्स हैं, उन्हें उनके राइट्स को पहले रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये फिनोमिनल हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये पीरियड जो है यूनिपोलर, यानी जो से मल्टीपोलर से यूनिपोलर, यूएसए, है ना, यूएसए चाइना अपने अलग अलग लेवल पे बढ़ रहे हैं। ज़ीरो लो इंटरेस्ट रेट से, लो इन्फ्लेशन से एकदम से हम हाई रेट और हाई इन्फ्लेशन की तरफ मूव हो रहे हैं। तो ये बात जो है इंडिया के लिए एक अवेयरनेस की बात है कि इंडिया के पास टाइम भी बहुत कम है, और जिस तरीके से ग्लोबली वर्ल्ड इसके लिए बहुत ज़्यादा एक क्या बोल सकते हैं कि एक बहुत क्रिटिकल या फिर बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इंडिया को अपनी ग्रोथ को और फास्ट या रफ्तार उसको बढ़ानी होगी, ठीक है। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट का इश्यूज़ कंसर्निंग होता जा रहा है ना, और जैसे आपको पता होगा कि अब हम जो है, अब जैसे रिटर्न एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो यहाँ पे राइटर जैसे बता रहे हैं कि हमें जो है अब उम्मीद है कि ये जो 5 साल, अब आने वाला जो 5 साल होगा, इसमें थोड़ा बेटर रिस्क रिटर्न के साथ हमें जो है एक रिजल्ट मिलेगा मार्केट लेवल पे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशली आपके जैसे कि आईटी है, टेलीकॉम है, रूरल कंज्यूमर है, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इनमें जो है मोमेंटम को बना के रखना ज़रूरी है। स्टॉक्स का परफॉर्मेंस यहाँ अगर अच्छा होगा तो आने वाले टाइम पे भी हमें जो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी मिलती रहेगी नेशंस को। इसके साथ साथ अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी थोड़ा सा लैग कर रहा है इंडिया अपने फॉरेन पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट में। इसका देखिए एक रीज़न तो ये है कि ग्लोबली जो रशिया है, जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं जो है डगमगाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ब्राज़ील जो है एक अभी कम्युनिस्ट पॉलिसी, अब खुद की, अब वो जैसे अपने क्या होता है कि उनके खुद के लोकल में जो है वॉर्स की वजह से कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, कभी किसी का हटना, उससे भी जो है, क्योंकि ब्राज़ील इट्स वन ऑफ द मेजर लीडिंग कंट्री फॉर दी ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री, है ना, तो उसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है। साउथ अफ्रीका की जो सोशल टर्मोइल है, इसके अलावा यूएसए का अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लोगे तो अब जो है, अब जनवरी के बाद से अब वो अब गद्दी संभालेंगे, है ना, तो यहाँ से उनका जो है एक अलग तरह का एक जो ईगो है, या फिर ये कह सकते हो कि उनका जो परसेप्शन है ग्लोबल को देखने का, वो बहुत अलग है। जैसे कि आपको मैंने बताया भी था, जब उनके इलेक्शंस के बाद हमने बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए थे कि ट्रंप ने सीधा सीधा अपने वोटर्स को बोला कि मैं कम से कम जो है 60% टैक्स टैरिफ लगाऊंगा, अपने सिटीजन्स पे टैरिफ हटाऊंगा, और वो टैरिफ जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो जो नेशंस हमें इंपोर्ट करती हैं, उनके ऊपर टैरिफ लगा के वो टैक्स वसूला जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं ये ग्लोबली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगी। अर्जेंटीना है, वियतनाम है, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो इनके सामने कहीं ना कहीं अभी इंडिया काफ़ी
जो है लैक है एफबीआई के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। रेगुलेटरी मेजर्स की बात करें तो यहाँ पे जो अभी रिसेंटली आपको पता है टैक्स के चीज़ों में काफ़ी चेंजेस करे हैं गवर्नमेंट ने, स्पेशली जीएसटी को लेकर बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्विटी अलोकेशंस, पेंशंस, डिसइन्वेस्टमेंट है ना, ये सारी चीज़ें जो नॉर्म्स हैं कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। और ट्रम्प के अभी अनाउंसमेंट के बाद से कहीं ना कहीं जो है मार्केट में भी जो है साफ दिख रहा है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कंसर्निंग साबित हो सकता है ना। तो और इंडिया को ये चीज़ मानना भी पड़ेगा कि अगर ट्रम्प आते हैं तो उसके बाद वो यूएसए की प्रेफरेंसेस हमेशा से आगे रखेंगे, जैसे उन्होंने 2018 से 21 में रखा था हमेशा, है ना। अपने आप को यानी यूएसए को आगे रखना, ग्लोबलाइजेशन से न्यूक्लियर या फिर आप डी ग्लोबलाइजेशन करना, है ना। और बहुत बड़े 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 ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोप 21 या कोप के जो समिट्स होते हैं, यूनेस्को का जो पेरिस समिट होता है, या फिर और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे यूएसए का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है फंडिंग में, वहाँ यूएसए अपने आप को कहीं ना कहीं बैक ऑफ कर लेता है, क्योंकि ट्रम्प जी का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीका है वो बहुत अलग है ना, एज़ कम्पेयर अगर हम अदर प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूएसए की बात करें तो ये चीज़ें भी इम्पैक्ट होंगी। क्योंकि देखिए जो ट्रम्प अगर आते हैं तो वो टैक्स सिर्फ और सिर्फ चाइना पे तो नहीं लगाएंगे, वो इंडिया पे भी लगाएंगे। और इंडिया की फार्मास्यूटिकल जो है, हेल्थ सेक्टर है, टेक्सटाइल है, ये काफ़ी अच्छे बड़े लेवल पे यूएसए को जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो चीज़ें भी हमारी मार्केट इम्पैक्ट होने वाली है। और दो नो डाउट भाई यूएसए और इंडिया की पार्टनरशिप काफ़ी पहले से इम्प्रूव हुई है ऑन द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, एफिशिएंसी, क्रिएटिंग जॉब्स ऑफ द इंडिया ग्रोथ, है ना। तो बाकी देखते हैं। और वैल्यूएशंस की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप 2024-25 का देखोगे तो ऑल्दो थोड़ा बेटर है, लेकिन अभी वैल्यूएशन और करने की यहाँ पे ज़रूरत है ग्रोथ को, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी जो है इतना नहीं आया है जितना 4 से अगर 2020 से अगर आप 2024 तक देखोगे तो इन 4-5 साल में जितना होना चाहिए वो इतना ज़्यादा नहीं रहा है, सस्टेन नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आर्टिकल था, बाकी देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पेज से देखिए, ये वही सेम है आर्टिकल है कि 2024 का क्या रीकैप है। आपको पता है रशिया वॉर, ईरान के बहुत बड़े एक लीडर की भी डेथ हो गई थी, और यहाँ पे जो है रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया। इसके अलावा ट्रम्प जी का प्रेसिडेंसी में आना वापस से, इंडिया के बहुत सारे मिसाइल्स का लॉन्च होना, चाइना का वापस इकॉनमी में अपना एक दबदबा बना के रखना, ठीक है, बांग्लादेश में जो है सत्ता का गिरना। तो ये सारे जो एक बहुत बड़ा हाइलाइट्स जो है यहाँ पे मिस्टर शुभ्राजीत रॉय ने एक पूरा रॉ बताया है कि किस किस तरीके से है। और श्रीलंका, मालदीव्स का इशू हो गया, ठीक है, नेपाल का इशू हो गया, श्रीलंका के साथ जो अभी न्यू इलेक्शंस भी होने के बाद नए प्रेसिडेंट आए हैं, ठीक है, मिस्टर जो अनुराग कुमारा है ना। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है। यूरोप के साथ एक न्यू ट्रेड पार्टनर्स बनना, इंगेजमेंट अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ तो हमने कुछ ऐसा किया नहीं है। चाइना के साथ थोड़ा सा जो है अनबन हुआ, लेकिन वापस से हमने अभी लास्ट एंड ऑफ द दिसंबर में देखा होगा तो मीटिंग्स हुई थी अभी हमारे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स की, है ना। तो उनके साथ कोशिश है कि वापस से चाइना के साथ थोड़ा सा हम जो है इम्प्रूव करें अपने लीडर्स को। और यूएसए, कनाडा के साथ रिलेशंस देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी सेंसिटिव हो गया था खालिस्तान के मोमेंट के वजह से, है ना। और जिसकी वजह से यूएसए और कनाडा के जो है कनाडा ने एलिगेशंस की वजह से यूएसए भी थोड़ा नाराज़ हुआ कि इंडिया की जो रॉ एजेंसी है वो इंटरफेयर कर रही है कहीं ना कहीं कनाडा के सोवरेनिटी पे। तो इस तरीके से ओवरऑल कैप आपको पता होगा, ये बाकी बार बार पढ़ने की कोई नीड नहीं है क्योंकि एग्जाम में तो ये नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होगा कि ओवरऑल पूरे साल ग्लोबल में क्या चीज़ रही है ना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अभी साउथ कोरिया काफ़ी न्यूज़ में। एक तो देखिए साउथ कोरिया में ना अभी एयर जेट है, जीजू एयर जेट, इसका क्रैश हुआ है, ठीक है। ये लोकेशन मैं दिखाती हूँ कहाँ हुआ है, ये न्यूज़ में है। और यहाँ पे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को यहाँ से सत्ता से निकालने की बात चल रही है क्योंकि करप्शंस के चार्जेस लगे हुए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट, आप एक बार प्रेसिडेंसी जो है यहाँ साउथ कोरिया की कैसी होती है एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, गूगल करिएगा, ठीक है। और इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया की जो प्रेसिडेंसी है, गवर्नेंस जो है वो किस तरीके से होता है आपको करना पड़ेगा, प्रीलिम्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल म्यांमार के ऊपर है। देखिए अभी रिसेंटली ग्लोबल ऑर्गेनाइज क्राइम इंडेक्स ने ना एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बोला है कि आपको पता है 2021 से जो है आन सान सूगी जो वहाँ की मेन अथॉरिटी थी म्यांमार की, उनको कू करके मिलिट्री का जो है शासन चल रहा है 2021 से ही, है ना, सत्ता गिरा दिया गया है यहाँ पे।
और अभी ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंडेक्स ने बताया है कि म्यांमार जो है ना पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड लेवल में ओपियम में सबसे नंबर 1 एक्सपोर्टर है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे, स्पेशली चाइना हो, इंडिया हो, उसके जो म्यांमार है, वियतनाम है, कंबोडिया है, उन आसपास के नेशंस जो हैं, इनमें इस ओपियम की वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन में ड्रग्स लेने का एडिक्शंस, ट्रैफिकिंग का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होता हुआ बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है। और ये ऑल्दो पहले भी था, लेकिन अभी जो पिछले 3-4 साल से, क्योंकि सत्ता भी आर्मी के अंडर में है, तो अभी UNODC जो मेनली ट्रैफिकिंग का कंट्रोल करने का ये UN की एजेंसी है, उसने यहाँ पे बहुत कंसर्न सताया है। इलीगल माइनिंग्स हो गए यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें जो है इलीगली को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ना, हम एक मिनट आपको मैं बताती हूँ, ये क्रिसेंट है। देखिए म्यांमार पहले भी बहुत न्यूज़ में रहा है इस टॉपिक पे। 2 टर्म यूज़ होता है, एक होता है गोल्डन ट्रायंगल, एक होता है गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है। और ये दोनों ही जो एरिया है ना, इससे रिलेटेड जो भी एरिया है, मेनली ओपियम ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह में बहुत ही इन्वॉल्व नेशंस हैं। जैसे गोल्डन ट्रायंगल में आता है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ठीक है। साउथ एशिया का प्राइमरी ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया है ये। गोल्डन क्रिसेंट किसे बोलते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान आते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो ये देखिए, ये जो है आपका गोल्डन क्रिसेंट है, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये जो एरिया है ना, इसमें आपके ओपियम जो है उसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है। और यही कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया का पंजाब रीजन है ना, जो पाकिस्तान से अटैच्ड है ना, जो जिसका बॉर्डर शेयर होता है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पंजाब में बहुत बड़ा प्रोमिनेंट इस एक रीजन की वजह से ही होता है। दूसरी तरफ इधर गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड है, जहाँ सबसे ज़्यादा ओपियम की खेती होती है। बहुत बड़े लेवल पे, ह्यूज लेवल पे पूरे एशिया में सप्लाई किया जाता है इन 2 रीजन से, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे वेस्ट बंगाल, आपका बिहार हो गया है ना, असम के रीजन्स में आपको बहुत ईजिली ये ओपियम की जो कल्टिवेशन है या फिर जो ड्रग्स की डिलीवरी है लोकल लेवल पे बहुत ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो ये 2 की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से नेशंस हैं। और अगर हम ओपियम में इंडिया की बात करें तो देखिए 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, MP, राजस्थान, UP, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाइसेंस दे के गवर्नमेंट के द्वारा कल्टिवेट ओपियम करवाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मेनली जो मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़ है राजस्थान का, जो 80% ऑफ ओपियम को बढ़ावा देता है, यानी बनाने में, प्रोडक्शंस में। और ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है UNODC, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। 1997 में ये असिस्ट हुआ था, ठीक है। इसका मेन काम ही है illicit trafficking and abuse of drugs, crime prevention, criminal justice, international terrorism और political corruptions को रिमूव करना, इससे रिलेटेड इशूज़ को एड्रेस करना। और इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, याद रखिएगा। और गवर्नमेंट के द्वारा क्या ओपियम को कंट्रोल करने के लिए, जिस तरीके से ये ड्रग्स फैल रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी है, NPDX एक्ट भी है, प्रोजेक्ट सनराइज 2016 में बनाया गया था। क्योंकि क्या होता है कि इस ड्रग्स के मेनली यहाँ पे ड्रग्स ना इंजेक्शंस वाले लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक ही इंजेक्शंस को कई लोगों के द्वारा इंजेक्ट यूज़ करने की वजह से HIV का बहुत बड़ा प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखा गया है। इंटरनेशनल लेवल्स में भी है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स है, UNTOC है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हैं, आप मेंस के लिए भी याद रख सकते हो, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक चीज़ और मैं बताती हूँ, ये आप साउथ कोरिया था, एक तो न्यूज़ में है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के वजह से, प्रेसिडेंट के ऊपर करेक्शनल के चार्जेस की वजह से। ऊपर से यहाँ पे जो मैंने फ़्लाइट जेट का बताया था ना, ये मुआन करके फ़्लाइट एरिया है सदर्न साउथ कोरिया में, वहाँ पे फ़्लाइट क्रैश हुआ है। ये मुआन, ये रहा, सीधा सीधा आपसे मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। मुआन ये न्यूज़ में था, मतलब इसके साथ में बोल देंगे नॉर्थ कोरिया, इस तरीके से। तो आप एक बार लोकेशन देख लीजिएगा। और सी ऑफ जापान आपकी ईस्ट में है, वेस्ट में येलो सी है, ठीक है। 38 डिग्री डैश लाइन जो है यहाँ पे, ये एक दूसरे को अलग करती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, ठीक है, आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आप एक बार इसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ एक आर्टिकल ना पेंगोंग सो लेक न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ पे ना आर्मी ने क्या करा है, एक स्टैचू इनॉग्रेट किया है मिस्टर शिवाजी जी की, छत्रपति शिवाजी जो हैं उनकी, यहाँ पे स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया है। तो इसलिए ये पेंगोंग सो लेक जो है हमें जानना ज़रूरी है। तो ये ना देखिए पेंगोंग जो लेक है, ठीक है,
और ये बेसिकली अक्साई चिन के पास पड़ता है, ठीक है। इस लेक की अगर हम बात करें तो ये लैंडलॉक्ड सलाइन लेक है, इंडोरिक लेक है। इंडोरिक लेक मतलब ये जिसका वाटर कहीं ना कहीं आउटफ्लो नहीं होता, किसी वाटर बॉडी किसी ओशंस में जाके नहीं गिरता है, ठीक है। और पेंगोंग सो मतलब हाई ग्रासलैंड लेक बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हाईएस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है और 4350 मीटर्स में फैला हुआ है। इसकी एबिलिटी है इसमें कलर चेंज करने की, और इसके आसपास काराकोरम रेंज हो गया जो कि तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के साथ जो है इसकी रेंजेस फैली हुई हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक K2 जो है वो यहीं पे है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे गीज़ है, ब्राह्मीनी डक्स मिलेंगे आपको, स्नेल्स मिलेंगी, ठीक है। तो और अभी देखिए पूरी कोशिश की जा रही है कि जो पेंगोंग लेक है इसको रामसर कन्वेंशन के अंडर में वेटलैंड, इंटरनेशनल वेटलैंड के अंडर में लिस्टेड कर दिया जाए, लेकिन अभी नहीं हुआ है, बात चल रही है। और अगर ये लिस्टेड हो जाती है तो ये वर्ल्ड लेवल की फर्स्ट ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड होगी साउथ एशिया की, ठीक है। और यहाँ पे एक बार लोकेशन देख लीजिए, देखिए ये पेंगोंग, क्योंकि पेंगोंग लेक जो है ना ये लोकेटेड एक्चुअली अक्साई चिन पे, और आपको पता है अक्साई चिन जो है इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एक रीजन में से आता है ये, ठीक है। ऐसे हम तो इंडिया तो अपना ही रीजन मानता है इसको, लेकिन चाइना ने अटैक कर रखा है और यहाँ पे चाइना की आर्मी भी रहती है, और ये बहुत ही फ्रोज़न एरिया है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फ्रोज़न होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था आज का, तो थैंक यू।